हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम क्लास 10th का, जी हाँ, झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बच्चों इस वीडियो में आपको 30 MCQ को करवाऊंगा जो आपके समुद्रन गेस पेपर से है, और बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न पे आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही मॉडल में। ठीक है, इस वीडियो से आप लोगों को पता चलने वाला है कि आपके हिंदी में गद्यांश से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पद्यांश से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, व्याकरण से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और आपके बुक जो है उससे कितना आएगा, और कृतिका बुक से कितना आएगा, वो सारा चीज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अपने सभी साथियों को, जितने भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी झारखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे या फिर प्री बोर्ड की तैयारी करेंगे, सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, और हम लोग सभी महत्वपूर्ण सवालों को इसमें हम लोग देखते हैं। आप लोगों को पता है कि समुद्रन गेस पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ से आपके कुछ प्रश्न जो है डायरेक्ट आपके सवाल में यहाँ से भिड़ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदी में क्या होगा ना, एक गद्यांश रहेगा। ठीक है, गद्यांश दिया रहेगा, और गद्यांश को ध्यान से पढ़ करके और इससे रिलेटेड जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देना है। अब इस गद्यांश में कितना नंबर आने वाला है, तो गद्यांश से आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा, और ये 5 नंबर उठाना ना एकदम लॉलीपॉप है, हलवा है, एकदम हलवा है। बिल्कुल बच्चों, जिनको नहीं भी कुछ आ रहा होगा ना, वो इस यहाँ से नंबर आसानी से उठा सकता है, क्योंकि उस जो भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी में इसका आंसर है, इसी में आपको ढूंढना होता है। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में हमारा क्या दिया गया है, कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। किस तरह हुआ है, तो एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया की जटिल से जटिल श्रम साध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। मतलब इतने कठिन से कठिन कार्य, यानी इतने हार्ड से हार्ड कार्य को एकदम चुटकी भर में ये हमारा कंप्यूटर जटिल से जटिल कार्यों को भी कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है। सोचो, कंप्यूटर जो है ना, ये आपके भविष्यवाणी तक कर सकता है कि आप लोग एग्जाम में कितना नंबर लाने वाले हो, आप कितना पढ़े हो और कितना नंबर एग्जाम में लाने वाले हो, ये कंप्यूटर बता देगा। ठीक है, मनोरंजन भी करा सकता है। बिल्कुल, कंप्यूटर मनोरंजन भी कराता है, गेम वगैरह सारी चीज़ देखने को मिलता है। दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं को मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। जो हमारा मानव मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग जो है, उससे भी ज़्यादा तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को संचार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना गया है। तो संचार के क्षेत्र में ये क्रांति माना गया है कंप्यूटर को। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें सूचनाओं को चुंबकीय टेप भरा जाता है। इसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। एक चिप होता है कंप्यूटर में, है ना, और वही चिप क्या करता है, एक मेमोरी की तरह काम करता है। ठीक है, जो आपके दिमाग जितना काम करता है ना, कोई बातों को याद रखता है, उस प्रकार मेमोरी भी काम करता है। चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, नाखूनों के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। और देखो, 2-4 और लाइन लिखा हुआ है, कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह एक स्क्रीन होती है। किस प्रकार, टीवी की तरह। जी हाँ, टेलीविजन की तरह क्या होती है, स्क्रीन होती है। उससे जुड़ा हार्डवेयर होता है, और उसी से जुड़ा टाइपराइटर की तरह एक अंकित अक्षरों वाला एक उपकरण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, है ना। टाइपराइटर की तरह ही क्या होता है, कीबोर्ड होता है। कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर में मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। किस चीज़ को सुरक्षित रखा जाता है, सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है। इसमें एक प्रिंटर भी होता है जिसके द्वारा सूचनाएं मुद्रित की जाती है। तो देखो, कंप्यूटर में क्या होता है, एक प्रिंटर भी होता है जिससे क्या होता है, सूचना को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, मुद्रित किया जाता है। अब देखिए, इससे सवाल पूछा गया है। अब देखो कितना आसान से इसका सवाल का आंसर आप लोग कर पाओगे। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है, अभिशाप है, वरदान है, अध्ययन है या विश्लेषण है। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है आज के युग में क्या है, एक वरदान है। कैसा है, वरदान है। फर्स्ट लाइन में ही आप लोगों ने इसका पढ़ा था। कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होता है, स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होती है, स्क्रीन होती है। क्या होती है, स्क्रीन होती है टीवी की तरह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
चिप का आकार कितना बड़ा होता है? आदमी के आंख के बराबर? नहीं, ये तो नहीं था भाई। आदमी के मुंह के बराबर? नहीं था। आदमी के नाखून के बराबर? हाँ बिल्कुल। जो चिप था, है ना, मेमोरी था, वो आदमी के नाखून के बराबर होता है। उसके बाद देखो, कंप्यूटर की मेमोरी को सुरक्षित रखा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी को कंप्यूटर की मेमोरी में किसको सुरक्षित रखा जाता है? तो ऑप्शन है अंकों को, सूचनाओं को, गणनाओं को, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में की मेमोरी जो है, ये इसमें किस चीज़ को सुरक्षित रखा जाता है? सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। श्रम साध्य का क्या अर्थ है? ठीक है, कठिन परिश्रम, आराम, साधना, माध्यम। तो श्रम साध्य मतलब कि कठिन परिश्रम, कठिन से कठिन कार्य, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो अब बताओ, इस 5 में से आप लोग कितना आंसर कर पाते हैं, मुझे ये बता दो। और इसमें हम आप लोग को टोटल 30 क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों, और आप लोग बताना कि इस 30 में से आप लोग कितना आंसर कर पा रहे थे, क्योंकि इससे एक आप लोग को आंकड़ा मिल जाएगा कि आपकी 2025 की तैयारी कैसा है। ठीक है, इससे आप लोग एक अनुमान लगा लोगे, और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी तैयारी और कितना करना है, भाई आप कितना पानी में हो और कितना तैर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ से आपके पद्यांश से सवाल पूछा गया है, और इस पद्यांश को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और इससे रिलेटेड कितना है, 5 नंबर का सवाल। देखो, गद्यांश से भी 5 नंबर का और पद्यांश से भी 5 नंबर, मतलब 10 नंबर यहाँ पे आप लोग का आसानी से उठा सकते हो। क्या है? रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता। ठीक है, रवि यहाँ सूरज को कहा गया है, और उद्देश्य नितांत तुच्छ तीर्ण के लघु जीवन का, उसे पूर्ति वह कहता है अंत कर्म में तन का। मतलब कर्म करने के लिए कह रहा है, निरंतर कर्म करने के लिए। तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल विकसित जन्म तुम्हारा, है ना, मनुष्य हो, तुम्हारे में बुद्धि बल बहुत है ना, विकसित। और क्या उद्देश्य रहित जग में तुमने कभी विचारा, है ना, क्या उद्देश्य रहित, क्या कभी तुम विचारा, कभी सोचे हो? बुरा ना मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में। किस में सोचने बोल रहा है? मन में सोचने कह रहा है। क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में? ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया, जिसका खाकर अन्न सुधारस नीर समीर पिया है, वही स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। ठीक है, अब देखो, इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया, इसका जवाब देना है आपको। कवि को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा कौन देता है? तो चंद्रमा देता है, तृण देता है, या फिर प्रकृति या रवि? तो प्रकृति देता है बच्चों। कौन देता है? प्रकृति देता है। यह कविता क्या प्रेरणा देती है? तो देश प्रेम, निरंतर कर्म, सोच विचार, निरंतर गति। अभी हम लोग ऊपर भी बताए थे, निरंतर कर्म का देता है ना। यह कविता जो प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है निरंतर कर्म करने के लिए, कंटिन्यू कर्म करने के लिए। निष्क्रिय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? देखो, उपसर्ग क्या होता है? शब्द के जो पहले लगता है वो आपका उपसर्ग होता है। तो निष्क्रिय में उपसर्ग अगर हम देखें तो नी तो नहीं होगा, निस होगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? निस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। मानव जीवन किससे सुशोभित है? तो बुद्धि और बल से, धन दौलत से, बुद्धि और कमजोरी से, मंद बुद्धि और बल से। तो ऊपर में अभी पढ़े थे बुद्धि और बल से। कवि ने एक बार किसमें सोचने को कहा है? मन में, तन में, बदन में, सदन में। तो मन में सोचने के लिए कहा है कवि। किसमें सोचने के लिए? मन में। अब देखो, यहाँ से 5 नंबर का आपका गद्यांश भी और पद्यांश भी दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ से 11 से लेकर 20 तक का जो सवाल पूछा जाएगा, जो कि 10 नंबर का होगा, और ये व्याकरण का होगा। इसलिए व्याकरण भी आप लोग बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर आप लोग का आसानी से उठा सकते हो। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का बात कर रहा है बच्चों, जिसमें कर्म ना हो, है ना, उसका बात कर रहा है। तो गीता पत्र लिखती है, तो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पत्र जो है ये कर्म हो गया। हम बोले कि जिसमें कर्म ना हो। बंदर नाचता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। देखो, पुस्तक भी क्या है? कर्म है ना। उसके बाद हम लोग देखें, रोहित ने गीत गाया। गीत क्या है? कर्म है। तो ये सभी में कर्म है बच्चों, ये सारा सकर्मक क्रिया है। लेकिन बंदर नाचता है, ये क्या है? इसमें कर्म नहीं है, ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जिसमें कर्म है वो आपका सकर्मक क्रिया, जिसमें नहीं है वो अकर्मक क्रिया। तो इसमें आपका नहीं था। बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हैं गीता लिखती है, लेकिन क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। रमेश पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। तो जिसमें क्या, कैसे का जवाब आ जाए वो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। रोहित ने गाया, क्या गाया? गीत गाया, है ना। जिसमें उत्तर मिल जाता है वो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो किंतु कर्म ना हो, तो वह कौन सी क्रिया होगी? अभी हमने जस्ट बताया कि जिसमें कर्ता हो, क्रिया हो, लेकिन कर्म ना हो बच्चों, तो उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। जैसे मान लो कि इस पुस्तक को हटा देते हैं, ठीक है, तो रमेश पढ़ता है,
क्या बोले, रमेश पढ़ता है, तो रमेश क्या है, करता है, पढ़ता है क्या है, ये क्रिया है, लेकिन कर्म है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ को अगर हम पुस्तक को जोड़ देते हैं इसमें, तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ कर्ता भी हो गया, कर्म भी हो गया और क्रिया भी हो गया। जब तीनों चीज़ हो जाएगा तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन जिसमें कर्ता हो, क्रिया हो, लेकिन कर्म ना हो, वो आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। योग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी यानी पर्यायवाची शब्द है ना, जोड़ तो है भाई, ठीक है, ये कट जाएगा। व्यायाम भी है, ध्यान भी है, लेकिन घटाव जो है ये योग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय कौन सा समास है, ठीक है। तो अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विंदु। तो इसमें अगर हम देखें समास से आप लोग प्रश्न आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि समास आप लोग को हम पढ़ा देंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस जब आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, और ध्यान रखें कल से आप लोग का लाइव स्टार्ट होने वाला है, कल से 7 बजे तक रेडी रहना आप लोग सभी लोग, है ना, और सभी को बता भी देना इस चीज़ को, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे उस हिसाब से हमारा लाइव कंटिन्यू रहेगा, वरना हम फिर छोड़ देंगे। इसीलिए आप लोग जितना से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करेंगे और दोस्तों को बता देंगे कि सर कल लाइव 7 बजे आ रहे हैं, और अगर जितने ज़्यादा संख्या में रहेंगे उस हिसाब से फिर हम डेली लाइव आप लोग का लेंगे, है ना। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है 10-10 बच्चा, 15-15 बच्चा, 20-20 बच्चा, एकदम सबको बता दो, एकदम हल्ला कर दो, ठीक है, कि कल 7 बजे, है ना, यानी कि 3 तारीख को, 3 दिसंबर से आप लोग का लाइव होने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम विद्यालय, और बाकी अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, ठीक है, और अगर आप जनवरी में देख रहे हैं या फिर दिसंबर में देख रहे हैं, तो आप 7 बजे लाइव हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर जुड़ जाएंगे। वहाँ से आप लोग लाइव क्लासेस में जुड़ करके अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और बेहतर से बेहतरीन करेंगे, क्योंकि आपको अगर 90+ करना है मेरे बच्चे, तो आपको संघर्ष तो करना होगा, संघर्ष नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, विद्यालय में विद्या के आलय कौन सा समास है, तो अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विंदु। तो यहाँ पे अगर देखें आलय जो है ये तत्पुरुष समास है बच्चों, ठीक, कैसा है, तत्पुरुष समास। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन हो गया, ये सारा जो है ना ये अव्यय भाव में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, अव्यय भाव समास। कृष्णा अर्जुन किस प्रकार का समास है, द्विगु, बहुब्रीहि, द्विंदु या फिर कर्मधारय। तो यहाँ पे द्विंदु है ना, इसमें दो इंसान का नाम आ रहा है, 2 लोगों का नाम आ रहा है ना, कृष्णा और अर्जुन, है ना, द्विंदु समास। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सवेरा होते ही संसार जग उठता है, यह कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो सवेरा होते ही संसार जग उठता है, यह कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य। ये आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताओ, क्योंकि इसका उत्तर सरल वाक्य नहीं होगा। इसका वाक्य क्या होगा हम बता देते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, और एक होता है आपका ये संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ये 3 प्रकार का वाक्य होता है। मैं तीनों को एक करके बता दूं। सरल वाक्य यानी कि जिसमें कोई भी सिंपल सा सेंटेंस हो, जैसे कि वह खाता है, वह गाता है, वह बाजार गया, वह बाजार से आया, बाजार से सब्जी लेके आया, वह उसका रिजल्ट आ गया, ये सरल वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा, वह खाना खाया और पानी पिया। यहाँ पे क्या लग रहा है, योजक चिन्ह लग रहा है, और लग रहा है, ठीक है, और हो गया, वाह लग गया, वाह हो गया, तथा हो गया, ये सब अगर लग गया तो वो मिश्र वाक्य, सॉरी मिश्र बोलते हैं, ये हमारा ये संयुक्त वाक्य में हो जाएगा, ठीक है। और मिश्र वाक्य में आपका आश्रित वाला वाक्य, जैसे कल आते ही बारिश, मतलब कि सुबह होते ही बारिश होने लगी, है ना, वह जैसे आया, आश्रित वाक्य, है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य में कौन सा भेद है, तो पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, पिताजी के द्वारा पढ़ा गया अगर रहता तो ये कर्तृवाच्य हो जाता, लेकिन पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यहाँ पे कर्म लग गया, कर्म पे जोर पड़ गया, यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। वह रात दिन मेहनत करता है, तो रात और दिन मेहनत करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें क्रिया और विशेषण नहीं, सरल और संयुक्त नहीं, समानाधिकरण और विवादीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समुच्चय बोधक के 2 अव्यय भेद हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग का 20 सवाल हो गया, जिसमें से आपका 5 गद्यांश था, 5 पद्यांश था और 10 व्याकरण था, है ना, 20 नंबर का हो गया। अब 10 नंबर जो बच गया मेरे बच्चे, ये आपका पाठ्य पुस्तक से सवाल रहेगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे, आपको बहुत ही ध्यान से पद्यांश को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जवाब देना है। क्या है, फसल क्या है और कुछ नहीं तो वह नदियों के पानी का जादू है। क्या है, नदियों के पानी का जादू है ना। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। क्या है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है फसल, है ना। काली भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। किसका है, सूरज की किरणों का रूपांतर है। किसका रूपांतर है, सूरज की किरणों का।
उसके बाद सिमटा व संकोच हवा की तिरकन का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सवाल देखते हैं। यहाँ से 4 सवाल पूछे गए हैं। फसल किसका जादू है मेरे बच्चे? तो फसल जो है नदियों के पानी का, हवाओं के थिरकन के, मिट्टी के गुणधर्म के, सूर्य की किरणों का। तो ये नदियों के पानी का जादू है। फसल किसका रूपांतरण है? तो फसल जो है ये किसका रूपांतरण है? सूरज की किरणों का, नदियों के जल का, किसान के हाथों का, मिट्टी के गुणधर्म का। तो अभी हमने जस्ट बताया था रूपांतरण किसका है, तो ये सूरज की किरणों का है। फसल किसका गुणधर्म है? तो गुणधर्म देखें तो मिट्टी का है ये, ठीक है। फसल जो है मिट्टी का गुणधर्म है। सिमटा हुआ संकोच हवा का थिरकन की वाक्य में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, याद रखेंगे अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से आप देखें जो 25 नंबर से सवाल 30 नंबर तक का जो रहेगा है ना, 30 नहीं सॉरी 28 तक, यानी 4 सवाल ये आप लोगों का बुक से ही रहेगा, है ना, बुक की कहानी से। देखिए बाल गोविंद भगत वाला जो कहानी था उससे सवाल यहाँ पे पूछा गया है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे। बाल क्या थे? पक गए थे। लंबी दाढ़ी और जटा जुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए हुए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की, है ना, सिर में जो है टोपी पहनते थे, कबीर पंथी वाले कनपट्टी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर ओढ़ लेते थे और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रमानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों और बडौल की माला बांधे रहते थे। अब चलिए देखते हैं हम लोग सवाल क्या है। बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? तो नाटे कद के, लंबे कद के, मंझोले कद के। तो फर्स्ट लाइन में ही पढ़े थे कैसे कद के थे, मंझोले कद के थे। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा 60 के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी वाली, कबीरपंथी जैसी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो तुलसी की जड़ों की बडौल माला, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अब 2 सवाल और बचे हुए हैं, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। और ये आपके कृतिका से सवाल है मेरे बच्चे, और इस सवाल को करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके लाइव क्लासेस के बारे में, और साथ ही साथ इस वीडियो को देख लें और उनको पता चल पाए कि किस पैटर्न पे आप लोग का एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, और उन्हें ये भी पता चले कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न को पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग 29 और 30 सवाल को कर लेते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और एक कमेंट कर देंगे प्यारा सा, है ना, और कितने लोग तैयार हो आप लोग लाइव क्लासेस के लिए, और हाँ कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, है ना, और बेल आइकन बटन को भी दबा लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर पर डाल देती थी? तो सरसों का तेल, चमेली का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल डालती थी। किस प्रकार का तेल? सरसों का तेल। लेखक का बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? कबड्डी खेलता था, क्रिकेट, खो खो या कुश्ती? तो कुश्ती खेलता था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 30 तक सवाल, जिसमें से आप लोग का 5 गद्यांश से, 5 पद्यांश से 10 नंबर हो गया इधर, और फिर 10 नंबर आपका व्याकरण से, और 10 नंबर आपका बुक से। तो यहाँ टोटल 30 प्रश्न होते हैं, और 30 प्रश्न आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, और यहाँ से आप लोग नंबर आसानी से उठा सकते हो मेरे बच्चे, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करना है तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। आप लोग का हिंदी का, इंग्लिश का, सारा सब्जेक्ट का, मैथ साइंस, सारा चीज़ आप लोग को इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, क्योंकि आप लोग तो इस वीडियो को लाइव ले रहे हैं, लेकिन बच्चे 9th वाले लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो 9th का वीडियो जैसे ही अपलोड होता है तो आप लोग कम से कम शेयर कर दो या करो यार, ठीक है। इतना तो मेरे लिए कर सकते हो, अपने लिए और अपने भाई बहन के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, इतना तो पुण्य करो। हर हमेशा पाप करोगे तो कैसे होगा? कुछ पुण्य करो। पुण्य करने के लिए क्या करना है आपको? वीडियो को 9th वाले बच्चे का जैसे ही वीडियो आता है तो आप लोग कम से कम नोटिफिकेशन आता है तो शेयर कर दो बच्चों को, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी देख लो, थोड़ा सा शेयर कर दो, है ना, इससे फायदा होता है मेरे बच्चे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।